आइए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ट्रेसिंग ऑफ द कर्व की। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेसिंग पढ़ेंगे तीन तरह से। एक तो कार्टेशियन फॉर्म की, यानी कि एक्स और वाई के टर्म में जो क्वेश्चंस होंगे। दूसरा पढ़ेंगे पोलर फॉर्म में जो कर्व दिए जाते हैं उनकी ट्रेसिंग, यानी कि आर और थीटा के टर्म में। और तीसरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, जब आपको एक्स वाई की वैल्यू किसी एक थर्ड वेरिएबल जैसे टी या थीटा के टर्म में दी जाती हैं वैल्यूज, तो उनकी ट्रेसिंग। इन चीज़ों को हमें इसमें यहाँ पर कवर करना है। तो फिलहाल आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म में किसी कर्व की ट्रेसिंग कैसे करते हैं। आइए हम लोग इस पर चर्चा करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अभी लिखूंगा, उन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग अपने कर्व की ट्रेसिंग करते हैं। तो उन पॉइंट्स की हेल्प से पहले तैयारी करते हैं कि भाई हमारा कर्व कहाँ से जाएगा और कैसे जाएगा, फिर हम लोग अपने कर्व को उसी तरीके से ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो आइए, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व कार्टेशियन फॉर्म, आइए हम उसके पॉइंट्स लिखें, यानी कि कैसे ट्रेस करते हैं। तो ट्रेसिंग के लिए हमारे हेल्पिंग पॉइंट्स कह सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों ने हेडिंग डाल दी कर्व ट्रेसिंग, और यहां पर लिख दिया करके कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। आज दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हमने हेडिंग डाल दी सिमेट्री। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग ये पता करते हैं कि हमारे कर्व में किस प्रकार की सिमेट्री है। तो हम लोग यहाँ पर 4 प्रकार की सिमेट्री को चेक करेंगे। सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट, और सिमेट्री अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। तो नंबर 1 आ जाओ। जैसे मैंने आप लोगों से कहा सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि हमारा कर्व जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा बिल्कुल वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। कैसे? ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज कीजिए हमारा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरीके का है। अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरीके का है तो यहाँ पर हम लोगों का जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे भी इसी तरीके का होगा। तो इसका एडवांटेज हमको क्या मिलता है, इसका फ़ायदा हमको क्या मिलता है? इसका फ़ायदा हमको ये मिलता है कि हमारा काम एक प्रकार से आधा रह गया। अगर हमको ये पता चल गया कि सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर की ट्रेसिंग कर लो, और जैसी एक्स एक्सिस के ऊपर की ट्रेसिंग होगी ठीक वैसी ही ट्रेसिंग होगी एक्स एक्सिस के नीचे की। तो सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस का ये मतलब हुआ। लेकिन अब इसको चेक कैसे करेंगे, इसकी कंडीशन क्या है? तो इसकी कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपको कर्व की जो इक्वेशन दी हुई है उसमें y के जितने भी टर्म हैं अगर उनकी पावर इवन है तो हम लोग कहेंगे देयर इज सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। तो क्या कंडीशन है? मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ y हैव इवन पावर। ये कंडीशन है, यानी कि कर्व की इक्वेशन में y के जितने भी टर्म हैं अगर उनकी पावर इवन है तो वहां पर होगी सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। आइए, अब पहला पॉइंट सिमेट्री चल रहा है, उसके अंदर हम लोगों को 4 तरह की ट्रेसिंग की कंडीशन पढ़नी है। यह हुआ नंबर 1, यानी कि सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। आइए अब हम लोग बात करेंगे नंबर 2, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। तो नंबर 2, अब आप लोगों ने यहां पर कहा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस का मतलब आप समझ गए, जैसा हमारा कर्व वाई एक्सिस के इधर होगा वैसा ही वाई एक्सिस के इधर होगा। और इसको चेक करने की कंडीशन क्या है? तो कर्व की इक्वेशन में एक्स वाले जितने भी टर्म हैं उनकी पावर होगी इवन, यानी कि आप लोग कहोगे इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एक्स हैव इवन पावर। अगर x के सभी टर्म इवन पावर रखते हैं तब वहां पर होगी सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस।
आइए अब हम लोग तीसरे प्रकार की सिमेट्री की बात करें। नंबर तीन में आप लोगों ने कहा सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट, इसी को हम लोग कभी कभी सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन भी कह देते हैं। सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब जैसा हमारा चित्र बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिल्कुल वैसा ही बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसा बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल वैसा ही बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये इस सिमेट्री का मतलब है। सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, जैसा सेकेंड में वैसा ही फोर्थ में। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इसकी कंडीशन क्या है, कैसे पता चलेगा कि इस प्रकार की सिमेट्री वहां पर है। तो दोस्तों अगर हम x की जगह पर -x रख दें और y की जगह पर -y रख दें तो कर्व की इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि आप लोग क्या कहोगे, ऑन रिप्लेसिंग x by -x and y by -y, the equation of the curve remains unchanged। ठीक है ना, अनचेंज्ड का मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर हम कर्व की इक्वेशन में x की जगह पर -x रख दें और y की जगह पर -y रख दें तो कर्व की इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे नंबर 4। रोमन में नंबर 4 मतलब सिमेट्री के अंदर ही ये पॉइंट्स चल रहे हैं हमारे, है ना, सिमेट्री के अंदर। अब फोर्थ टाइप सिमेट्री हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चों, फोर्थ टाइप सिमेट्री हम लोग यहां पर चेक करते हैं सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ये लाइन है y इक्वल टू x, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर ये लाइन जा रही है। आइए हम लोग इस वाली लाइन के अबाउट सिमेट्री चेक करें। जैसा इस लाइन के इधर कर्व होगा वैसा इस लाइन के इधर होगा। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, कर्व की इक्वेशन में अगर हम x और y को आपस में इंटरचेंज कर लें, यानी कि x की जगह पर y करते हैं और y की जगह पर x कर दें तो कर्व की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या कहोगे, ऑन इंटरचेंजिंग, ये कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग, है ना, ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ x and y, the equation of the curve remains unchanged। ओके, अगर हम लोग x और y की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दें तो कर्व की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार की मतलब अगर ऐसा हो रहा है तब लोग कहेंगे देयर इज सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ठीक है ना। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था सिमेट्री। अभी आपको जब क्वेश्चंस देंगे तो आप लोग पहला पॉइंट जैसे अब सिमेट्री है ना, उसमें चारों प्रकार की सिमेट्री को चेक करने का प्रयास करो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। कौन से प्रकार की सिमेट्री वहाँ पर है और कौन से प्रकार की सिमेट्री वहाँ पर नहीं है। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अगर 0,0 हमारे कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हमारा कर्व ओरिजिन से पास होता है। और अगर 0,0 हमारे कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारा कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर हमारे कर्व की इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो x और y तो 0,0 उसको सेटिस्फाई कर ले जाएगा।
यानी कि तब वो कर्व ओरिजिन से पास होगा। तो आप इस बात को ऐसे ही लिख लो, यानी कि अगर हमारे कर्व के इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म in the equation of the curve, then curve passes through the origin, passes through the origin। तब इसका मतलब होगा कि हमारा वो जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। आइए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 के बाद हम लोग चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। प्यारे बच्चों, अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम लोग ओरिजिन पर उसके नेचर को पता करने का प्रयास करते हैं। नेचर पता करने का एक तरीका होता है टेंजेंट पता करना। टेंजेंट मतलब हिंदी में स्पर्शरेखा। अगर हमारा कर्व ओरिजिन से जा रहा है और सपोज करो ओरिजिन पर ये टेंजेंट है, तो जो कर्व होगा वो टेंजेंट को टच करते हुए आगे बढ़ेगा, इधर जाए या इधर जाए, लेकिन कुल मिलाकर के टेंजेंट को टच करते हुए आगे जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन पर कर्व का नेचर पता करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर निकालते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन। ये हमारी हेडिंग हो गई पॉइंट नंबर 3 की, टेंजेंट एट द ओरिजिन। यानी कि हम लोग ओरिजिन पर अपने कर्व की स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है, वहां पर पढ़ते थे हम लोग y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 इंटू एक्स माइनस x1, है ना। x1 y1 अगर कोई पॉइंट है तो टेंजेंट की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है ऐसे, y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। अगर कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1 तो उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालने का ये फार्मूला है। लेकिन दोस्तों देखो, ये फार्मूला तो खैर काम करेगा ही, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3 में एक बहुत ही शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, एक बहुत ही डायरेक्ट वाला मेथड, ठीक है ना। इसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक बिल्कुल डायरेक्ट मेथड। लेकिन वो मेथड केवल और केवल काम करता है ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने के लिए। ओरिजिन के अलावा अगर और कोई पॉइंट होगा तो वहां पर टेंजेंट निकालने का वो मेथड काम नहीं करेगा। तो दोस्तों वो मेथड क्या है, वो मेथड यहाँ पर ये है कि अगर हमारा कर्व ओरिजिन से जा रहा है तो ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने के लिए उस कर्व की इक्वेशन में जो सबसे कम पावर वाले टर्म हैं उन्हें 0 के बराबर कर दो, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा टेंजेंट एट द ओरिजिन। आइए अब मैं इसको लिख भी दूं। हाँ, क्या कहोगे, बाई टेकिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0 we get the tangent at the origin by taking the lowest degree term equal to 0 we get the tangent at the origin। आज इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दें। जैसे सपोज करो आपके पास कोई कर्व की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये कर्व की इक्वेशन है। ये कर्व ओरिजिन से जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि 0,0 इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोस्तों हमको मान लीजिए निकालना है टेंजेंट एट द ओरिजिन। क्या निकालना है? टेंजेंट एट द ओरिजिन। कैसे निकालोगे? कर्व की इक्वेशन में सबसे कम पावर वाले टर्म को 0 के बराबर कर दो।
यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, x इंटू वाई का मतलब पावर 2, ये दोनों 1 पावर वाले टर्म हैं, तो सबसे कम पावर वाले टर्म यही कहलाए। तो आप क्या करोगे, सबसे कम पावर वाले टर्म को 0 के बराबर कर दो। अब चाहो तो x को उधर ले जाओ। यही हो गई हमारे लिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो ये है दोस्तों ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने का तरीका, यानी कि कर्व की इक्वेशन में जो सबसे कम पावर वाले टर्म हैं आप उन्हें 0 के इक्वल कर दोगे तो आपको डायरेक्ट यहां पर मिल जाता है टेंजेंट एट द ओरिजिन। ओके, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ओरिजिन पर कर्व का नेचर पता चल जाने के बाद अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कर्व ओरिजिन के अलावा और कहाँ कहाँ पर कट करता है एक्स एक्सिस को और कहाँ कहाँ पर कट करता है वाई एक्सिस को। ठीक है ना, तो आइए उसके लिए लोग पॉइंट नंबर 4 में ऐसे कहेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द कर्व विद का डैश कर दो। नंबर 1 में लिख दो आकर के एक्स एक्सिस और नंबर 2 में लिख दो आकर के वाई एक्सिस। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कर्व कहाँ कहाँ पर कट करता है एक्स एक्सिस को और कहाँ कहाँ पर कट करता है वाई एक्सिस को। हमारा कर्व जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारा कर्व जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 0। तो आप कर्व की इक्वेशन में जब y की जगह पर 0 रख दोगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेगी। यही वो पॉइंट होंगे जहाँ पर हमारा कर्व x एक्सिस को कट करेगा। इसी तरह से हमारा कर्व जहाँ पर y एक्सिस को कट करता है वहाँ पर x 0 होगा और जब आप x की जगह पर 0 रख दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर y की। तो y एक्सिस पर ये वो पॉइंट होंगे जहां पर हमारे कर्व ने y एक्सिस को कट किया है। तो दोस्तों हम लोग यहां पर निकालेंगे कि हमारा कर्व कहां कहां पर कट करता है x एक्सिस को और कहां कहां पर कट करता है y एक्सिस को। अब यहां पर जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकल करके आए हैं x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ, उन पॉइंट पर अब हम लोग निकालेंगे टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है ना, तो आइए अब पॉइंट नंबर 4 में हमको जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं हम लोग वहां पर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स। तो पॉइंट नंबर 5 में हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन या केवल टेंजेंट्स लिख दो, टेंजेंट्स पॉइंट नंबर 5 में ऐसे डाल दो, टेंजेंट्स एट दीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब यहां पर जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं आइए हम लोग वहां पर निकालें टेंजेंट। अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ भी हो सकते हैं या वाई एक्सिस के साथ भी। ठीक है ना, आइए दोस्तों समझने के लिए एक एग्जाम्पल टाइप से लेंगे। सपोज करो एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है a,0। हमारे कर्व ने एक्स एक्सिस को कट किया है a,0 पर, ऐसा मान लो। आइए a,0 पर टेंजेंट कैसे निकाली जाएगी हम लोग पॉइंट नंबर 5 में इस बात को समझने का प्रयास करें। तो ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, लेट वी हैव टू डिटरमिन द टेंजेंट एट a,0। यानी कि ये सपोज कर लो कि हमको टेंजेंट यहां पर निकालनी है a,0 पर। अब दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, अगर हमको a,0 पर टेंजेंट निकालनी है तो कैसे निकालें? तो हम यहाँ पर अपना वही इंटरमीडिएट वाला मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट द पॉइंट a,0 इंटू एक्स माइनस x1। लेकिन अभी हम लोगों ने जो पॉइंट नंबर 3 में मेथड पढ़ा था टेंजेंट एट द ओरिजिन वाला,
वो मेथड आपको इतना अच्छा लगा कि आप वही मेथड यहाँ पर भी यूज करना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेथड हम यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था वो मेथड काम करेगा केवल ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमको टेंजेंट जो निकालनी है वो हमको निकालनी है a,0 पर, तो यहाँ पर वो मेथड काम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जिद कर जाते हैं, कहो ज़मीन में लौट जाए, नहीं मास्टर साहब हमें तो वही मेथड यूज करना है, वही मेथड यूज करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए वही मेथड फिर हम लोग यूज करें। लेकिन वही मेथड हम लोग यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम फिर वो काम करते हैं 3 स्टेप में। कैसे? देखिएगा, ये ओरिजिन है, हम क्या करेंगे, नंबर 1 3 स्टेप में वो काम करेंगे। पहला स्टेप आ जाओ, ओरिजिन को ही यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक नया ओरिजिन बना देंगे, एक नकली ओरिजिन बना देंगे। यानी कि हम लोगों ने ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया a,0 पर। अब a,0 पर एक नया ओरिजिन तैयार है। अब सेकेंड स्टेप आओ, अब इस नए ओरिजिन पर टेंजेंट निकालो। अब नए ओरिजिन पर टेंजेंट निकालते समय वही अब पॉइंट नंबर 3 वाला मेथड यूज कर लेना। अब तीसरा स्टेप ये है कि अब आप लोग ओरिजिन को वापस उसकी असली जगह पर ले आओ। यानी कि 3 स्टेप हुए। पहले हम लोगों ने ओरिजिन को a,0 पर शिफ्ट किया। नंबर 2 a,0 पर यानी कि नए ओरिजिन पर टेंजेंट निकाली। नंबर 3 ओरिजिन को वापस उसकी असली जगह पर ले आए। तो पॉइंट नंबर 5 में हम लोग टेंजेंट निकालने का ये काम 3 स्टेप में करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ करेगा? पहला स्टेप होगा टू शिफ्ट द ओरिजिन एट a,0, यानी कि हम लोग पहले ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे a,0 पर। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए x की जगह पर रखा जाता है x प्लस a, और y की जगह पर तो y ही रहेगा, ऐसे लिख दिया है y प्लस 0। दरअसल अगर आपको a,b पर शिफ्ट करना होता तो x की जगह पर x प्लस a लिखा जाता और y की जगह पर y प्लस b। और ये काम कहाँ पर करोगे? ये काम करोगे इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये काम करोगे कर्व की इक्वेशन में। अब सेकेंड स्टेप आओ। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि अब आप लोग इस नए ओरिजिन पर टेंजेंट निकालोगे। यानी कि सेकेंड स्टेप की हेडिंग हमने डाली टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन। अब टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन कैसे निकालोगे? वही तरीका जो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था, यानी कि लोवेस्ट डिग्री वाले जो टर्म हैं उनको 0 के बराबर कर दो। यानी कि आप लोग यहां पर लिख दोगे बाई टेकिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0। यानी कि सबसे कम पावर वाली टर्म को 0 के बराबर कर दोगे तो वो हो जाएगी टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन। अब तीसरा स्टेप ये है कि हम लोग ओरिजिन को वापस उसकी असली जगह पर लाएं। तो तीसरे स्टेप को मैं चलो यहां लिखे दे रहा हूं। हाँ, तो आप लोग यहां पर हेडिंग ऐसे डाल सकते हो, टेंजेंट एट a,0 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन। तो ओरिजिनल ओरिजिन का मतलब हो गया ओरिजिन को वापस हम लोग अब उसकी असली जगह पर लाएंगे, है ना। ये सब हेडिंग कैसे डाल सकते हो? ये हेडिंग है। तो आपने कहा टेंजेंट एट a,0 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन। तो अब क्या करोगे? अब आप लोग ओरिजिन को वापस उसकी असली जगह पर लाओगे। तो ओरिजिन को वापस असली जगह पर लाने के लिए अब x की जगह पर रखोगे x माइनस ए। पहले x प्लस ए रखा था और y की जगह पर y ही रहेगा, ऐसे ही मैंने लिख दिया है बस y माइनस 0। लेकिन ये काम जानते हो कहां पर करोगे? ये काम करोगे कहां पर? सेकेंड स्टेप में जो टेंजेंट की इक्वेशन आई है वहां पर ये काम करोगे। यानी कि आप लोग कहोगे इन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक बात आपको और बताएं, आप लोग ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़िएगा, सारे पॉइंट पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन लगाइएगा। जब 2 3 4 क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा करके। और ये काम आप लोग हमेशा किया करो।
यानी कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पढ़ो आकर के। जब आप दोबारा में कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब आप देखोगे वो कॉन्सेप्ट आपको अब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर चुके हो, यानी कि प्रैक्टिकल कर चुके हो, तो उसके बाद आपको वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो बच्चों ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। आइए हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि आखिर हैं कितने पॉइंट, तो आइए आपको बता दें, सब मिलाकर के 10 पॉइंट्स हम आपको यहाँ पर बताएंगे कार्टेशियन फॉर्म की ट्रेसिंग के लिए। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 6। 6 पॉइंट ही मेन है, बाद के 4 पॉइंट उतने मेन नहीं है। 6 पॉइंट ये कह सकते हो कंपलसरी हैं, हर क्वेश्चन में आपको चेक करने ही करने हैं। और आगे के जो पॉइंट्स होंगे 7, 8, 9, 10 वो अगर ज़रूरत पड़ेगी तब उनको चेक करते हैं। जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, कोई डाउट्स होते हैं, तब उन पॉइंट की हेल्प लेते हैं। आइए पॉइंट नंबर 6, चलो इसको भी इरेज कर देना, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो जगह थोड़ी और बन जाए। आइए पॉइंट नंबर 6, तो यहाँ पर उन्होंने कहा एसिम्पटोट्स। अब एसिम्पटोट्स तो वैसे आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कर्व के एसिम्पटोट्स, हालांकि ज़्यादातर बस वही एसिम्पटोट्स निकालते हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं या पैरेलल टू वाई एक्सिस होते हैं। यानी कि आप लोग ये कह सकते हो मोस्टली वी डिटरमिन द asymptotes parallel to x-axis and parallel to y-axis। कैसे निकालते हैं ये हम आपको एसिम्पटोट वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख ही दे रहा हूँ। हेड डाल दिए एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोस्तों एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट कैसे निकालोगे? तो कर्व की जो इक्वेशन दी जाती है उसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसके कॉफिशिएंट को 0 के इक्वल कर दो, बस वही हो जाएगा एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी आप लोग क्या कहोगे? बाय टेकिंग the coefficient of highest degree term of x, by taking the coefficient of highest degree term of x equal to 0, we get the asymptote parallel to x axis। ऐसे by taking the coefficient of highest degree term of x equal to 0, we get the asymptote parallel to x axis। लेकिन अगर ये coefficient कांस्टेंट है तो आप लोग कहोगे वहां पर कोई भी asymptote parallel to x axis नहीं। क्या कहा? If this coefficient is constant, but if this coefficient is constant, then there is no asymptote parallel to x axis। ऐसे अब एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए तो आप इसको आगे लिख लीजिएगा, यहाँ पर नंबर 2, ठीक ना। मैं इसी में थोड़ा जल्दी से कह दे रहा हूँ, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इसी में कह दे रहा हूँ। क्या करोगे? अब वाई की जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है आप उसके कॉफिशिएंट को 0 के इक्वल करोगे, तब आपको मिलेगा एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसी में सही कर दें, by taking the coefficient of highest degree term of y equal to 0, we get the asymptote parallel to y axis।
इफ दिस कोफिशिएंट इज कांस्टेंट देन देयर इज नो एसिम्पोटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो ये हो गया एसिम्पोटोट के बारे में। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 में हम लोग निकालते हैं अपने कर्व के लिए एसिम्पोटोट्स। ज़्यादातर केवल वही एसिम्पोटोट निकाले जाते हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। हालांकि कुछ अच्छी क्वेश्चंस में, कुछ टफ प्रॉब्लम में इनके अलावा जो जनरल एसिम्पोटोट्स होते हैं यानी कि जो ऑब्लिक एसिम्पोटोट्स होते हैं उन्हें भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों ये 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट कंपलसरी है, कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ये 6 पॉइंट वहाँ पर चेक करने ही करने हैं। अब आगे के जो पॉइंट हैं उन्हें आप चेक पहले नहीं करोगे। करोगे कब? जब आपके क्वेश्चन में जब आपको कोई डाउट हो, कह रहे हमारा कर्व यहाँ से पास होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरीके से होगा। जब इस तरह के डाउट आपके मन में आएंगे तब के लिए हमारे पास है पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, कि हमारा कर्व यहाँ से पास होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरीके से होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए है पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10। आइए पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या करेंगे, हम लोग अपने कर्व में कुछ पॉइंट पता कर सकते हैं। ठीक है ना, वी डिटरमिन सम पॉइंट्स ऑन द कर्व। हम लोग अपने कर्व में कुछ पॉइंट पता करते हैं। पॉइंट पता करने का मतलब क्या हुआ, ये देखो x y, जैसे आपने x की जगह पर रखा 1 और आपने देखा y की वैल्यू क्या आ रही, चेक किया। मान लो y की वैल्यू 3 आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो कर्व होगा वो 1,3 वाले पॉइंट से पास होगा। y की वैल्यू -2 आ गई, तो इसका हमारा कर्व 1,-2 से पास होगा। लेकिन अगर y की वैल्यू आई ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इनडिटर्मिनेट आ रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा कर्व यहाँ से पास ही नहीं होगा। इसी प्रकार से x=2 पर या 3 पर या -1 पर या -2 पर जैसी ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ पॉइंट पता करने का प्रयास करते हैं। आइए पॉइंट नंबर 8 हो जाए। दोस्तों पॉइंट नंबर 8, तो पॉइंट नंबर 8 में हम लोग वो एरिया, वो रीजन पता कर सकते हैं जहां पर हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या कहोगे, वी चेक द रीजन, रीजन मतलब एरिया, वी चेक द रीजन वेयर द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे चेक करोगे, आइए इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएं। मान लो लिखा हुआ है y² = x² और ब्रैकेट में लिखा हुआ है a - x। अब देखिएगा, अगर x की वैल्यू a से बड़ी हो गई तो ये ब्रैकेट आपको निगेटिव वैल्यू देने लगेगा, तो y² हो जाएगा वहाँ पर निगेटिव, और अगर y² निगेटिव हो गया तो y हो जाएगा इमेजिनरी, यानी कि फिर हमारा कर्व वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला जो कर्व है वो x ग्रेटर देन a के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हियर फॉर x ग्रेटर देन a y इज इमेजिनरी, सो द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x ग्रेटर देन a। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा कर्व कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है या कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 में हम लोग कह सकते हैं
हम लोग पता कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि हम ये पता करने का प्रयास करते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में, यानी कि किस किस चतुर्थांश में हमारा कर्व एग्जिस्ट करता है और कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, इधर देखो x पॉजिटिव होता है, इधर x निगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y निगेटिव होता है। दोस्तों अगर x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपने देखा y पॉजिटिव आ रहा है तो आपका कर्व एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y निगेटिव आ रहा है तो आपका कर्व एग्जिस्ट करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ रहा है तो कर्व एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार से x की निगेटिव वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी ये चेक कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमारा कर्व एग्जिस्ट करेगा और किस क्वाड्रेंट में हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए बच्चों अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, यहां पर आप लोग कहोगे वी चेक द nature of y for x tending to plus infinity and x tending to minus infinity। ठीक है ना, कहने का मतलब x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तब हम ये चेक करने का प्रयास करते हैं कि हमारी y की वैल्यू भी क्या प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है या किसी केवल फाइनाइट वैल्यू तक ही रुक रही है। अगर हम लोग x इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं और y भी प्लस इनफाइनाइट पर जा रहा है तो कर्व इधर कहीं चलता चला जाएगा। अगर x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और y जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ तो कर्व इधर कहीं चलता चला जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हो गया x जब इनफाइनाइट की तरफ या माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है तो हम लोग यहाँ पर y का नेचर पता करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों ट्रेसिंग ऑफ द कर्व कार्टेशियन फॉर्म ये हुए 10 पॉइंट्स, इनको अच्छी तरह से फेयर में कर लो। ठीक है ना, इनको थोड़ा सा याद भी करने का प्रयास करो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही ये पॉइंट याद हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक शीट के थ्रू कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भेजूंगा। पहले आप लोग अपने मन से सारे पॉइंट उन क्वेश्चन में चेक करो, उनको ट्रेस करने का प्रयास करो और उसके बाद जब मैं करूँगा तो आप लोग उसको चेक किया करो कि आपने सही किया है या फिर आपने गलत किया। लेकिन आपका मुझसे पहले ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इन दोनों बातों में अंतर होता है। जैसे मैंने बताया, आपने उसको देखा, आपको समझ में आ गया। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है, पहले आपने ट्राई किया और बाद में आपने देखा कि मैंने उसमें क्या बताया है, तो दूसरी वाली बात जो है वो बहुत ही बेटर नहीं बल्कि बेस्ट है। वही पढ़ने का सही तरीका है। पहले आप ट्राई करें खुद से, उसके बाद आप मेरी हेल्प लें। यानी कहने का मतलब मेरी हेल्प लेनी है लेकिन मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आइए एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मुर्गी के अंडे से, जब वहाँ से मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा जब निकल रहा होता है, आप अगर पास में खड़े हुए हैं तो आप देखेंगे उसमें एक प्रोसेस है। मालूम पड़ा मुर्गी का बच्चा जब अंडे से बाहर आना चाहता है तो वो अपने हाथ पैर बहुत तेज़ी के साथ हिला रहा है, फटकार रहा है और उसको बाहर आने में हो सकता है 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे का समय लग जाए। आप वहाँ पर खड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा दयालु नेचर के हैं, ठीक है ना, काइंड नेचर है आपका। तो आप लोगों ने सोचा लाइए इसकी मैं हेल्प कर दूं। तो आपने क्या किया, आप पास में गए, आपने अंडे को तोड़ करके मुर्गी के बच्चे को आपने आसानी के साथ बाहर निकाल दिया। लेकिन आप देखोगे थोड़ी देर बाद उस मुर्गी के बच्चे की हो सकता है डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी जो हेल्प थी वो उसके लिए नुकसान कर जाएगी। कहने का मतलब ये एक प्रोसेस होता है, ये नेचर का एक प्रोसेस है, कुदरत का। यानी कि मुर्गी का बच्चा जब अंडे से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसी बीच उसके हाथ पैर, उसके मांसपेशियां, उसके पंख, ये सब मजबूत हो रहे थे जो उसके जीवन के जीने का सहारा बनने वाले थे। आपने उसकी एक्स्ट्रा हेल्प करके उसकी मदद नहीं की, बल्कि आपने क्या किया, एक प्रकार से उसका नुकसान कर दिया। तो दोस्तों आप ये बात समझ लो अच्छी तरह से, कोचिंग पढ़ने का मतलब भी यही है कि आप कोचिंग से हेल्प तो लें लेकिन मतलब भर की, ज़रूरत भर की।
अगर आप बिल्कुल उस पर डिपेंड हो गए और आपने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया तो फिर वहाँ से आपका नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए आप खुद से पढ़ने की आदत को ज़रूर जिंदा रखें। आप खुद से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास किया करो, और फिर जब चीज़ें नहीं आ पाएँ तब देखो कि आपके टीचर ने उसमें आपको क्या बताया है, कैसे बताया है, फिर आप उसकी हेल्प लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।